नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को फिर से कोशिका के बारे में बताऊंगा। हम लोगों ने पिछली कक्षा में कोशिका के खोज, नामकरण, उसके सिद्धांत, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार में हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को यदि इसके शब्दों को देखें तो इसमें प्रो और कैरियोटिक से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव कहने का हिंदी में मतलब होता है आरंभी या फिर आद्य होता है। और कैरियन का मतलब, कैरियोटिक का मतलब कैरियन, और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, यू और कैरियोटिक, जिसमें कैरियोटिक कैरियन से बना है और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो इसमें यू का मतलब गुड होता है, गुड मतलब अच्छा होता है, मतलब अच्छा न्यूक्लियस। और इसमें गंदा न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें भी, लेकिन शुरू वाला केंद्रक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। शब्दों के बारे में हम लोग देख लिए, तो अब इसको पहचानेंगे कैसे कि इसमें कौन सा जीव आते हैं और इसमें कौन सा जीव आते हैं। इसको देखते हैं हम लोग, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं, देखते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग जीव की प्रोकैरियोटिक, जो हम लोगों के आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को ही क्या रखे हैं, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखे हैं। और जिसको यूकैरियोटिक, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, उसको यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। तो एक बार मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, मतलब जो आदमी है उसको मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, तो क्या वह यूकैरियोटिक है? ऐसा नहीं है दोस्त। इसका मतलब ये है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मेरे समझाने का मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक है, जिसको हम लोग देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होता है, ऐसे जीवों को किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। और जिसको देखने के लिए हमें खुली आंखों से देख सकते हैं, उसको यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। तो हम लोग अब एग्जाम्पल आराम से जान सकते हैं, किसको किसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, नील हरित शैवाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें सभी आ जाएंगे, सभी पेड़ पौधे, पादप और जीव जंतु, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया हम लोगों को कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, या फिर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग और देखते हैं कि दोनों में अंतर किस प्रकार से होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अब अंतर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग अंतर देखते हैं, तो चार अंगों से हम लोग देखते हैं कि दोनों में कौन कौन सा अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल से आगे और देखेंगे। अभी बस इसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वह होता है 70S का, और ये होता है 80S का होता है। एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि यदि हम राइबोसोम को किसी लिक्विड में या फिर पानी में यदि हम उसको डुबोते हैं, और जो भी राइबोसोम है वह जल्दी नीचे अवक्षेपित होता है, ये तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को ही बड़ा माना जाता है। बड़ा मतलब 80S मानते हैं, और इसको जो बाद में होता है उसको क्या बोलते हैं, 70S बोलते हैं। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो 80S, इसमें जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं वो लोग इसको धारण कर सकते हैं। हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं कि हम लोग बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है कि 70S किस में था, 80S किस में था। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक मतलब जिसमें बड़े बड़े जीव आते हैं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, आदमी, ये सब आते हैं। तो जो ज़्यादा है वो किस में होगा, यूकैरियोटिक में है, और जो कम है वह प्रोकैरियोटिक में होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
तो हम लोग इसे आगे देखते हैं। पहला तो राइबोसोम हो गया, दूसरा अंतर देखते हैं डीएनए। डीएनए इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब इसमें केवल एक ही स्टैंड होता है। हम लोग इसके मतलब गुणसूत्र के बारे में और आगे देखेंगे, अभी खाली बस इतना ही देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वाला होता है, इसमें कौन सा वाला होता है। तो इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अगला देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग श्वसन। तो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। और इसमें श्वसन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देखते हैं विभाजन। तो इसमें विभाजन में होता है, इसमें अर्धसूत्री होता है, और इसमें कैसे होता है, अर्धसूत्री के साथ साथ समसूत्री होता है, समसूत्री, और अर्धसूत्री भी होता है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। तो हम लोग देखते हैं इसमें मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 4 अंतर है। पहला है आपका राइबोसोम 70S का होता है और यूकैरियोटिक में 80S का होता है। और इसमें डीएनए देखते हैं तो डीएनए प्रोकैरियोटिक में सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसमें यूकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड होता है। और श्वसन की बात देखते हैं तो श्वसन इसमें प्लाज्मा झिल्ली में होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और विभाजन में देखते हैं तो इसमें 1 से 2 होना, मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो विभाजन होता है इसमें क्या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है या फिर वायरस होता है वह क्या होता है, शरीर में बहुत जल्दी डेवलप कर लेता है। और हम लोगों का लेट में होता है, जो विकसित जीव रहते हैं वो लोग थोड़ा इसकी तुलना में कम होते हैं, कम मतलब इसमें डिवीज़न होता है। आगे देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान गए। अब देखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक के बारे में देखते हैं तो यूकैरियोटिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पादप कोशिका होता है, पादप कोशिका होता है, और दूसरा होता है जंतु कोशिका या फिर एनिमल कोशिका होता है, एनिमल कोशिका, एनिमल कोशिका। एक होता है पादप या फिर प्लांट कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका। ठीक है, तो पादप कोशिका में जानते ही हैं जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, पादप कोशिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं पौधा, पेड़ और उसके बाद में घास etc। और जंतु कोशिका में जो चल फिर सकते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, जंतु कोशिका के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें है कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब कौन है, जंतु कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ये सब में जंतु कोशिका होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके चित्र के बारे में देख, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके संरचना के बारे में देखते हैं। तो उसके बाद में फिर हम लोग इसके अंतर देखेंगे। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका लगभग समान ही होता है, बस कुछ कुछ ही इसमें अंतर होते हैं। तो अंतर को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको स्ट्रक्चर को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर को समझने के बाद में प्रत्येक अंगों के, कोशिका के प्रत्येक अंगों के बारे में हम लोग फिर से डिटेल में देखेंगे। उसकी खोज कैसे हुई, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पर्पज से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग इसको स्ट्रक्चर को एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं। उसके बाद में फिर उसको हर एक को अलग से फिर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। लगभग यहाँ चौकोनाकार होता है और आप लोग जानते ही होंगे प्रत्येक घर में सबसे बाहर में क्या होता है, एक बाउंड्री वाल होता है। तो वाल, बाउंड्री वाल, तो सबसे बाहर कौन सा होता है, वाल, मतलब सेल वाल, सेल वाल।
इस सेल वाल खाली हम लोग अभी बस ऐसे ही स्ट्रक्चर देखते हैं, बाद में फिर इसके बारे में हम लोग सेल वाल के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे और इसके जो भी इसके और अंग हैं उसके बारे में हम लोग और डिटेल देखेंगे। और ये मैं बहुत सारे कोशिकाओं में से एक कोशिका को बस लिया हूँ, एक कोशिका को लिया हूँ इसलिए क्योंकि सभी कोशिकाएं लगभग समान ही होती हैं, इसलिए हम लोग एक कोशिका को लिए हैं। इस पर इधर और कोशिका है, इधर भी और बहुत सारी कोशिका हैं, इधर भी और कोशिका है, ठीक है। यहाँ जो ये कोना मतलब ऐसा खाना है वो एक कोशिका को उधर प्रदर्शित करता है, तो केवल यहाँ मैं केवल एक ही बस कोशिका को लिया हूँ। और इधर हम लोग देख रहे हैं कौन सा, पादप कोशिका देख रहे हैं। तो सबसे बाहर होता है सेल वाल होता है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद में फिर होता है, इसमें फिर हम लोग देखते हैं कि जो पादप कोशिका होता है इसमें बहुत बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है या फिर रसधानी होता है, रसधानी होता है, रसधानी या फिर वैक्यूल होता है। ये कम से कम 90% होता है इसका पादप में। पादप में कितना होता है, लगभग 90% इसी का ही होता है। आगे देखते हैं, इसमें एक बड़ा सा क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर में एक केंद्रिका होता है। केंद्रक के ही समान नीचे में और अंदर में और क्या होता है कि केंद्रिका होता है।